बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ हैं मिस्टर जमील सुखेरा। थैंक यू वेरी मच हिना, वी होप आप बिल्कुल खैरियत से हैं और आज का दिन, आज की सुबह का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज हम 2022 का आखिरी प्रोग्राम करने जा रहे हैं और अब हमारी अगली मुलाकात 2023 में होगी, अगले साल होगी आपकी इंशाल्लाह। आए इस साल को खुशगवार यादों के साथ रुखसत करते हैं और हमसे जो कोताहियां या गलतियां सरजद हुई हैं दोबारा उनको ना दोहराने का अहद करें और अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखा हो या वो हमसे नाराज हो तो खुले दिल से माफ़ी मांगे। अक्सर हमें ये गुमान होता है कि जब हम किसी की गलती को मुआफ़ करते हैं तो इसमें शायद उसी का फ़ायदा हो रहा है, जबकि आप गलती जिसने की होती है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादा फ़ायदा मुआफ़ करने वाले का हो रहा है। दुनिया में जो शख्स अल्लाह ताला के बंदों को मुआफ़ करता है वो आखिरत में अल्लाह ताला की मुआफ़ी का हकदार बन जाता है। बिल्कुल जी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने कुदरत के बावजूद किसी को माफ़ कर दिया, आखिरत के दिन अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे। तो हमें चाहिए कि इंसानों की ख़ताओं को हम माफ़ करें, गलतियों को माफ़ करें। और गलती मुझे लगता है जानबूझकर नहीं कोई भी करता, बल्कि हो जाती है और हमें बिला झिझक माफ़ी मांग लेनी चाहिए अगर हमसे कोई गलती होती है। और इसी में बड़ापन है और हम दिल खोल कर माफ़ भी करना हमें आना चाहिए और हमें, मुझे लगता है, अपनी गलती का एतराफ़ करना जो है ना, ये बहुत बड़ी खूबी है और बड़ेपन की निशानी है। तो इस साल अगर आपने गलतियाँ की हैं, आपने किसी की दिल आज़ारी आपसे हुई है, आपने किसी का दिल दुखाया है, तो कोशिश करें कि आप दिल खोल कर माफ़ी भी मांग लें और अगर आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ भी कर दें। बिल्कुल, इस मैसेज के साथ आज के शो का हम आगाज़ कर रहे हैं और सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे 2022 में वो शख्सियात जो हमारा साथ छोड़ गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई। ख़ास तौर पर सबसे पहले हम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जो इस दुनिया से चली गई, सबसे पहले वो देखते हैं हम कि कौन कौन सन 2022 में हमारा साथ छोड़ गया। 2022 में अहम सियासी शख्सियात साबिक सदर रफ़ीक तारक, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन, ख़याल ज़मान और अकज़ई, मुस्लिम लीग नून की सेनेटर नजमा हमीद दुनिया से रुखसत हुई। साबिक सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारक 7 मार्च 2022 को 92 साल की उम्र में दाई अजल को लब्बैक कह गए। रफ़ीक तारक 1997 से 2001 तक सदर पाकिस्तान रहे। उन्होंने 1999 से 1991 तक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी। सेनेटर रहमान मलिक कोरोना वायरस के सबब इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में 23 फरवरी 2022 को 70 साल की उम्र में वफात पा गए। रहमान मलिक पीपल्स पार्टी की सियासत में अहम मकाम रखते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के इंतहाई करीबी साथी थे। उन्होंने 25 मार्च 2008 से 16 मार्च 2013 तक वज़ीर दाखिला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। सेनेटर रहमान मलिक को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा शुजाअत और निशान इम्तियाज से नवाजा। PTI से मुनहरफ होने वाले रुकन कौमी असम्बली और मुमताज़ मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन भी 9 जून को इंतकाल कर गए। वो 2018 के इंतखाबात में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इससे कबल 2002 था 2007 तक भी रुकन कौमी असम्बली रहे। PTI के रुकन कौमी असम्बली ख़याल ज़मान और अकज़ई भी 14 फरवरी को कैंसर की जंग हार गए। वो हंगू से रुकन कौमी असम्बली थे और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पेट्रोलियम डिवीज़न की हैसियत से भी उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर नजमा हमीद 2 दिसंबर की शब रावलपिंडी में वफात पा गईं। वो तमाम उम्र मुस्लिम लीग से ही वाबस्ता रहीं। आज हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, एक नामवर शख्सियत है। अगर बात की जाए कि समाजी शोबे से भी उनका ताल्लुक़ है, सहाफ़ती शोबे से भी उनका ताल्लुक़ है, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, उनके लिखे हुए कॉलम्स को पढ़ना पसंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब हारून रशीद साहब, उनको वेलकम करते हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग सर, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल सर, साल के आखिरी दिन हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया और हम 2022 को अलविदा कह रहे हैं और 2023 को हम
गुड Welcome मॉर्निंग भी करने के कहेंगे जब लिए। हम अगला शो करेंगे। तो सर सबसे पहले तो हमने जिस तरह आपने देखा कि हमारी वो शख्सियात सियासी हों या जिनका सहाफ़त से ताल्लुक़ हो, कौन कौन हमें सन 2022 में छोड़ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम अरशद शरीफ साहब का जिक्र करें। आप क्या कहेंगे, सन 2022 में अरशद शरीफ साहब जो हैं हमारा साथ छोड़ गए, कितना बड़ा लॉस है ये सहाफ़ती दुनिया के लिए, सहाफ़ियों के लिए, और उनकी जो डेथ हुई उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उनको देखिए, निशाना अरशद बनाया गया? शरीफ हमारे दोस्त से पुराने एक बहुत यूनिक आदमी थे। सब कॉन्टिनेंट के माशरे में इन्फीरियरिटी बहुत है, एहसास कमतरी बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है, और आम तौर पे पित्तामारी के साथ लोग काम नहीं करते। और इसमें बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो आज़ाद लोग हैं, अपने जहन से सोचते हैं और अपनी आँख से ज़िंदगी को देखने की कोशिश करते हैं। वो बड़ी मुनफरद खुसूसियात के हामिल थे। मसलन घंटों अगर वो बैठे रहें किसी महफिल में तो बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते थे या ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल करते थे। वो अपना मौक़िफ़ तय करने में बड़ी ताख़ीर करते थे, कभी उजलत से काम नहीं लेते थे जो इस माशरे की आम रवश के बरक्स है। लेकिन जब वो किसी चीज़ का फ़ैसला कर लेते थे और वो कोई मौक़िफ़ तय कर लेते थे, इतनी सख्ती से उस पर जम जाते थे कि हमारी सहाफ़त में उसकी बहुत कम मिसालें हैं। यानी हमारी माजी बईद में तो हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, ज़फ़र अली ख़ां हैं, और लोग भी हैं। सलाहुद्दीन उसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, तकबीर के एडिटर। हमीद निज़ामी उसकी एक मिसाल है। लेकिन अरशद एक यानी उस तबके से तो ताल्लुक़ नहीं रखते थे, अहले इल्म के तबके में उनका शुमार नहीं था, लेकिन तहकीकाती सहाफ़त में किसी शख्स को कभी ऐसी रियाजत करते हुए नहीं देखा गया। मिसाल के तौर पे जब वो मामला हुआ ये लंदन की जायदादों का, तो उस पर उन्होंने इतनी तहकीक की कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई तालिब इल्म चाहे तो उस पर PhD का एक मकाला लिख सकता है। उनके बारे में कहा जाता था कि वो मुस्तकिल खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो जो गालिब ने कहा था कि फिर देखिए अंदाज़े गुलफशानी अफकार। बहादुर आदमी वो बहुत थे। आम तौर पे बहादरी का मुजाहरा करने वाले ज़ोर खिताबत ही दिखाते हैं, लेकिन वो अपने किरदार में, अपने बातन में एक बहादुर आदमी थे और उन्होंने बहुत ख़तरात मोल लिए। ये तासुर सही नहीं है कि वो एक जज्बाती और झगड़ालू आदमी थे, वो एक बड़े साबर आदमी थे। आखिरी दिनों में उन्हें गुस्से में देखा गया इसलिए कि वो बहुत उन्हें तंग किया जाने लगा था और बहुत पै बपै उन पर मुकदमात कायम होने लगे। उन्होंने इसकी वजाहत करने की जैसे एक बावकार आदमी कोशिश की कि वो अपना मौक़िफ़ मुतल्लिक़ा लोगों को समझा दें, लेकिन लोग ज़ाहिर है ऐसे आदमी को माफ़ नहीं किया जाता। एक स्टेटस को है जो सदियों से चला आता है। जब मुग़ल बादशाह श्रीनगर का रुख करता था तो दिल्ली की आबादी आधी रह जाती थी। ये उमरा का माशरा है। इसमें एक मिडिल क्लास अगरचे अब एक कुछ फ़रोग़ तो उसने पाया, लेकिन अब भी ये पैटर्नेज का माशरा है, ये अमीर और मालदार तबके का माशरा है। इसमें आज़ाद आदमी को बहुत कम गवारा किया जाता है, चुनांचे उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। ये तो खैर तहकीकात ही से मालूम हो सकता है कि ज़िम्मेदार कौन है उस हादसे का, लेकिन 2-3 बातें वाज़ेह हैं। एक ये बात वाज़ेह है कि टारगेट किलिंग का वो निशाना बने, एक मंसूबे का निशाना बने। ये भी वाज़ेह है कि वहाँ की मकामी पुलिस उसमें शरीक थी, उसमें कहानियाँ गढ़ी गई, लेकिन वो सब कहानियाँ जो हैं वो ज़ाहिर है झूठ ज़्यादा देर तक तो कायम नहीं रहता। मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को तादेर याद रखा जाएगा पाकिस्तानी सहाफ़त में, उसमें अरशद शरीफ शामिल हैं। ये कहा जाता है कि उलमा के वारिस हों या न हों, और सूफिया के वारिस हों या न हों, शहीदों के लाजमन वारिस होते हैं। और जब कुरान मजीद ये कहता है कि जो अल्लाह की राह में मारे गए, यानी सच्चाई की बात करते हुए मारे गए, उनका शुमार शहदा में ही होने चाहिए, तो उन्हें मुर्दा न कहो। हम देखते हैं उसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल ये है कि वो अपनी वफ़ात के, अपनी शहादत के बाद अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़िंदा हैं। उनके नाम पे अदारे बनेंगे, वो एक किरदार की मिसाल बनेंगे, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेंगे। अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार से एक बार मैंने पूछा, बहुत पहले 40 बरस पहले, कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया उस वक्त जब
यानी रूसियों का इतना गलबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का गलबा था, बादशाहत थी, तो उन्होंने कहा एक मज़ार ने, जमालुद्दीन अफ़गानी का मज़ार था वहाँ पे काबुल यूनिवर्सिटी में। जब हम उसके पास से गुज़रते थे तो हमें अपना ताबंदा माजी याद आता था। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं। नवाज़ नसरुल्लाह खां कहा करते थे कि यजीद नहीं, मुसलमान हुसैन से इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। और इसी तरह ये कहा जाता है कि टीपू मर गया लेकिन अपनी मौत के बाद वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़िंदा रहा। 19 मकामी ज़बानों में उस पर गीत लिखे गए। बाइबल कहती है ये वो लोग हैं जो ज़मीन का नमक हैं, यही वो लोग हैं जिनसे ज़िंदगी रवां दवां रहती है और ज़िंदगी हरकत पाती है और नशो नुमा पाती। हारून साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन क्या उनके कातलों को सज़ा मिल पाएगी? इसका आउटकम क्या निकलेगा? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है। लियाकत अली खान का कातिल नहीं पकड़ा, वो तो वहीं मार दिया गया और उसकी बेवा को 50 साल तक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, 50 साल नहीं इससे भी ज़्यादा तक वजीफा देती रही। ज़िया-उल-हक का नहीं पता चला, बेनज़ीर का नहीं पता चला। बेनज़ीर का तो साफ नज़र आता है कि छुपाया गया, ज़िया-उल-हक का भी साफ नज़र आता है कि छुपाया गया, और भी बहुत से लोग। इसका इन्हिसार इस पर है कि क्या हम माशरे में अदल कायम करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी ऐसी कोई इज्तिमाई आरज़ू तो नहीं है। लोग रोते हैं जब सियासत में बहस बहुत पेचीदा हो जाती है तो कहते हैं कौन आएगा, कौन हमें बचाएगा। इस सादा से उसूल को लोग भूल जाते हैं कि जिंदा कौमों ही को जिंदा क़यादत नसीब होती है। इसका इन्हिसार सिर्फ अदालती निज़ाम पे नहीं है, तफ्तीशी निज़ाम पे है। क्या अदल करना जो है वो जो अपनी प्रायोरिटी है माशरे की, अगर प्रायोरिटी हो तो पुलिस की इस्लाह होनी चाहिए। दुर्रानी साहब को यहाँ से जाना नहीं चाहिए था पंजाब पुलिस से, जिन्होंने सरहद पुलिस में मिसाली किरदार अदा किया था। और क्या हमारी अदलिया के अंदर कोई इस्लाह की तहरीक उठ सकती है? वकला की तहरीक तो उठी लेकिन आखिर में उसने एक अजीब रुख इख्तियार कर लिया। क्या इंसाफ कायम करना माशरे की तरजीह है? मेरा ख्याल है नहीं है। जब ये तरजीह हो जाएगी तो इंसाफ का निज़ाम किसी एक शख्स, एक अदारे के बल पे काम नहीं करता। सिर्फ अदलिया काफ़ी नहीं होती उसके लिए। सिविल अदारे जब मजबूत होते हैं किसी माशरे के, टैक्स कलेक्टर्स, अदलिया, पुलिस, सिविल सर्विस, अबावाल, जब जमहूरी सियासी जमातें वजूद में आती हैं और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बनता है, ट्रू, तो तब लोगों को इंसाफ मिलता है। ट्रू 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 सर। हारून साहब, हम इस गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अभी एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम साल 2022 में होने वाली तब्दीलियों पर बात करेंगे। सियासी और मुआशी मंजरनामा पाकिस्तान का किस तेज़ी से तब्दील हुआ और पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, और सन 2023 में हमारी अब क्या उम्मीदें हैं कि ये जो नुकसान हुआ, ये डैमेज हुआ, क्या आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। महंगाई की सूरत में आवाम जिस चक्की में पिस रहे हैं, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब हम बात करेंगे महंगाई की। 2022 के शुरू में महंगाई की क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है, आइए कुछ अदादो शुमार देखते हैं। 2022 में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 27.3% के साथ मुल्क में महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर देखने को मिली। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती वादे वफा न हो सके। अदाद शुमार के मुताबिक फरवरी 2022 में LPG का घरेलू सिलेंडर 1600 रुपए का था, जो 1200 रुपए में इजाफे के साथ दिसंबर 2022 में 2550 रुपए में फरोख्त हो रहा है। एक साल के दौरान 20 किलो आटे का थैला 1040 रुपए महंगा होकर 2400 रुपए, 2.5 किलो घी कॉटन तकरीबन 650 रुपए इजाफे के साथ 1415, जबकि अंडे 100% महंगे होकर 300 रुपए फी दर्जन हो गए। दाल मसूर 180 रुपए से 320 रुपए किलो, दाल माश 300 से बढ़कर 420 रुपए और दाल चना 190 रुपए फी किलो महंगी होकर 280 रुपए तक जा पहुंची। एक साल के दौरान जिंदा मुर्गी 125 रुपए इजाफे के साथ 300 रुपए फी किलो, जबकि मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मटन भी 400 रुपए महंगा होकर
1800 रुपए किलो तक जा पहुंचा। दूसरी जानिब फरवरी 2022 में महंगाई की शरह 12.2%, जून में 21.3% और जुलाई में 24.9% और अगस्त के दौरान महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह 27.3% तक जा पहुंची। हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि इस कदर महंगाई की वजह क्या है? देखिए, बहुत से अवामिल हैं। एक तो ये मेरा ख्याल है कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में ऐसी कसाद बाजारी कभी देखने में नहीं आई। कोरोना से उसकी इब्तदा हुई, बहरी जहाज़ों के किराए बढ़ गए जी। ये मेरा ख्याल है तो कोई एक सदी के बाद ईडेबल ऑयल की कीमतें इतनी बढ़ गई, उसकी यानी पैदावार कम हुई, या इंडोनेशिया में कहा जाता है कि उसकी खपत बढ़ गई। जी। फिर ये यूक्रेन की जंग ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया, और मेरा ख्याल है कि यूक्रेन की जंग एक ऐसी चीज़ है जिसको अब भी हमारा मीडिया नहीं समझ रहा, उसके फैलने का ख़तरा है। और उसके नतीजे में यूरोप में बड़ी कसाद बाजारी पैदा हुई है, जॉब्स कम हो गई हैं। मकामी तौर पे उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि डॉलर की प्राइस बढ़ गई, बहुत रुपए की कदर कम हो गई, इसलिए कि हमारी मईशत की बुनियाद कमज़ोर है। एक बड़ा पेचीदा मौजू है कि हमारी मईशत की बुनियाद कमज़ोर क्यों है। मुझे 1981 के अदाद शुमार बहुत अच्छी तरह याद हैं। पाकिस्तान में फ़ीकस आमदन $380 थी फ़ीकस, इंडिया में $280 थी, और चीन में $180 थी। यानी हम चीन से हमारी फ़ीकस आमदन 2 गुना से ज़्यादा थी। जी। सही। इसके बाद हम 90 का अशरे को देखते हैं, जिसको हम एक लास्ट डिकेड कहते हैं, जिसमें मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट्स आई और रियासत की रेट कमज़ोर होने लगी। फिर ये है कि हमारे यहाँ जो मईशत की को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करने की कभी प्लानिंग नहीं की गई। 1801 में जो आखिरी दफ़ा जो सर्वे हुआ था और जिसके इदाद शुमार है, बल्कि मेरा ख्याल 1801 के बाद भी 30-40 साल तक बर्रे सगीर की मईशत दुनिया का 25 से 26% थी, सारी दुनिया का। जी। लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, हम उसके साथ कभी हम मांग हो ही नहीं सके। बिल्कुल। अयूब खान के दौर के सिवा कभी सनती तरक्की प्लान नहीं की गई, इन्हीं लोगों ने अपने तौर पर की। अगरचे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है, ये गोल्डन ट्रायंगल है, वजीराबाद, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, और उधर कराची है, फैसलाबाद में कुछ इंडस्ट्री है, लाहौर में भी है। लेकिन मईशत की बुनियादें बदलती रहती हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद असल चीज़ इंडस्ट्री है, ज़राअत नहीं है। ज़राअत का हिस्सा हमारे यहाँ 20 से 22% है, कुछ सर्विसेज का हिस्सा है, लेकिन असल चीज़ तो प्रोडक्शन है इंडस्ट्री की। जी। अब इंडस्ट्री क्या है? IT और इलेक्ट्रॉनिक्स। जी। मुझे याद है कि मैंने बहुत इसरार करके इमरान खान साहब को मलेशिया भेजा, महातिर उस वक्त रिटायर हो चुके थे, कि उनसे मिलो जाके और उनसे पूछो कि मलेशिया की तरक्की की बुनियाद के 21 बरस में उन्होंने फ़ीकस आमदन को $3000 तक कैसे पहुंचा दिया। मलेशिया के पास कोई वसाइल नहीं थे। मलेशिया रबड़ पैदा करता था और बाद में ईडेबल ऑयल पैदा करने लगा, पाम ऑयल है। बिल्कुल। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी तरक्की उन्होंने क्यों कर ली? तो महातिर का जैसे मिजाज, उन्होंने बड़ी सादा सी बात कही। जी। उन्होंने कहा, खान साहब, हमने असम्बलिंग से आगाज किया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें मंगवाते थे, कंप्यूटर और टेलीविजन और वगैरह वगैरह, और फिर हमने स्कूल खोले, फिर हमने कॉलेज खोले, फिर हमने यूनिवर्सिटी खोले, और उसके नतीजे में बतदरीज फिर एक और नुक्ता उन्होंने बयान किया, खान साहब से नहीं, एक टेलीविजन से हमारी हैं जैस्मीन जो टेलीविजन एंकर हैं, उन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया था। उनका सिर्फ सियासत को समझना काफ़ी नहीं होता, सियासतदान के लिए मईशत को समझना काफ़ी होता है। बिल्कुल। अब बदकिस्मती से हमारी अशराफी ऐसी है जो पिछली सदियों में रह रही है ज़हनी तौर पे, और जिसने जदीद माशरे से हम मांगने में, अभी एक दोस्त से मिलने के लिए गया 2-4 दिन पहले, बहुत सी जरी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। मैंने उनसे कहा ये बंजर ज़मीन है, क्या नहीं, इस पर तो गंदम काश्त होती थी, अब क्यों नहीं होती? बस नहीं होती, ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़राअत की पैदावार मगरब, ये जो हमारा पंजाब है, मशरक़ी पंजाब से ज़्यादा थी 47 में। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? जी। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा बड़ा है। जी। इसकी बर्थ $700 बिलियन समझी जाती है। जी। लेकिन हम पानी किस तरह इस्तेमाल करते हैं? फ्लड इरिगेशन। जी। दुनिया में कहीं फ्लड इरिगेशन नहीं। अगर आप फव्वारों के जरिए पानी दें जी
वो ड्रिप इरिगेशन बिल्कुल ही दूसरी बिल्कुल। चीज़ है। तो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, अपनी थोड़ी सी मेरी भी ज़री ज़मीन है कि 10% पानी सर्व होता है, 90% बच रहता है और अप टिल 40% प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जी true। दूसरी वजह यह है, ज़राअत में अब आप देख लें, ज़मीन हमवार नहीं, लेज़र लेवलिंग नहीं है, चुनाचे कहीं पानी खड़ा रहता है जी और कहीं ज़्यादा हो जाता है। पेस्टिसाइड्स खालिस नहीं है, खाद और बीज आड़ती से सूद पे लेता है वो आदमी, यानी ज़्यादा कीमत है। जब वो फसल बेचने के लिए जाता है उसे कम प्राइस मिलती है। अच्छे बीज नहीं है, यानी चंद 4-5 साल पहले हम ये देखकर हैरान रह गए कि एग्रीकल्चर रिसर्च का जो सबसे बड़ा अदारा है जी। वहाँ पे एक हाउसिंग कॉलोनी बनाने का फैसला किया गया। फंड्स नहीं है और जो अदारे काम कर रहे हैं, जो यूब खां के ज़माने में ज़्यादातर कायम हुए थे, वहाँ पे कोई मेयार नहीं है, मर्जी से तकर्रियाँ होती हैं। तो जनाब रसालत माब का से कॉल मंसूब है कि दाना वो है जो अपने असर को समझता हो। आप अपने ज़माने में ज़िंदा रहते हैं, माजी में ज़िंदा नहीं रहते। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तानी मईशत को बुनियादी ज़रूरत तो ये है कि टैक्स कलेक्टर्स ठीक हो, सिविल सर्विस ठीक हो, पुलिस ठीक हो, अदलिया ठीक हो, कि माशरे में बिल्कुल यानी एक ठहराव आए, बिल्कुल क्या सही। कहना चाहिए, अमन और इस्तेहकाम हो, उसी से मईशत बढ़ती है। बिल्कुल। लेकिन जदीद मईशत के लिए जो इंडिया ने ये किया था कि पहले 47-48 के अंदर 10 बड़े अदारे कायम किए थे। तो मतलब ये IT के बाद कोर्सेज तो सिर्फ 4 घंटे के होते हैं। आपको जदीद मईशत के साथ हम आहंग करना है और ये एक दिन में नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये बतदरीज होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये किसी की मैं प्रायोरिटी है। हारून साहब इसी से रिलेटेड अगला सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा था कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है, आप साल 2022 देखिए हमारी असम्बलीज के लिए वफाकी और सूबाई कितना सख्त रहा है और कैसा कैसा खेल चलता रहा है, और सियासी अदम इस्तेहकाम में फिर हमारी मईशत को जो नुकसान पहुंचा, मैं चाहूँगा एक तो उस पर भी आप बात करें। एक चीज़ मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगा, आपने ज़राअत और SMEs और इंडस्ट्रीज़ की बात की, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि खान साहब की जब गवर्नमेंट आई है तो पहले और दूसरे साल में SMEs होल्डर्स बहुत खुश थे, ज़राअत किसान बहुत खुश था। वो किसान जो ज़रई बैंकों का मकरूज़ होता था उसको एक सुख का सांस आया, छोटी इंडस्ट्रीज़ बहाल हुई, इंपोर्ट महंगी हुई, एक्सपोर्ट बढ़ी, डॉलर मुल्क में आया, बैंक्स की कंप्लाइंस अच्छी हुई, मनी लॉन्ड्रिंग बंद हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि सबको लपेट दिया गया? देखिए कुछ काम तो अच्छे हुए, मसलन उन्होंने शजरकारी की, जो आमतौर पे झूठ बोला जाता है कि उसमें मुबालगा है, उसका इंटरनेशनल अदारे तस्लीम करते हैं। उन्होंने कोरोना से अच्छा फाइट किया, उन्होंने इंडस्ट्री के मसाइल को समझने की कोशिश की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम बहुत तवील अरसे के बाद फिर बूम उसमें आया। बड़ी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ी, हेल्थ कार्ड जारी किया, कुछ चीज़ें तो उन्होंने अच्छी की, कारोबारी तबके के साथ इन टच रहे वो। लेकिन आपका कितना पैसा लोगों को अंदाजा है जिसमें मीडिया बात ही नहीं करता, स्टेट एंटरप्राइज में जाता है 1000 अरब रुपए से ज़्यादा, 67 बिलियन रुपीज़ हमने लूज़ किए सिर्फ PIA में। अगर PIA को 30 साल से हम लिख रहे हैं, फिर PIA को 1 रुपए में बेच दिया जाए, 1 रुपए जो 1 रुपए के तो नहीं बेचेगी, उस पर जहाज हैं, उसके पास बिल्डिंग्स हैं, जी तो पाकिस्तान का कुछ खसारा कम हो जाएगा। स्टील मिल, इसी तरह और बहुत सी स्टेट एंटरप्राइज है। प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल। बार बार हम वज़रा से पूछते हैं, वो कहते हैं इसको इम्प्रूव करके बेचेंगे। वो लोग उसे कैसे इम्प्रूव करेंगे जिन्होंने इसे तबाह किया? जनाब रसालत आपने फरमाया, हमारे तारीखी तजुर्बा भी यही है, कारोबार हुकूमत का काम नहीं है। बिल्कुल। ये दूसरी बात यह है कि मईशत हमेशा इस्तेहकाम में तरक्की करती है, पॉलिसियों के तसलसल में तरक्की करती है। जब सडनली आपने एक ऐसी हुकूमत को बदल डाला जिसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ठीक हो गई थी, यानी कोरोना के दिनों में तो ठीक नहीं थी, अगर जो उसे अच्छी तरह हैंडल कर लिया गया, तो एक अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। और अदम इस्तेहकाम में क्या हुआ? लोगों ने रुपए घरों में रख लिए, तिजोरी में बंद कर दिए, लॉकर्स में चले गए, या डॉलर खरीद लिए और ज़्यादा प्लाट खरीद लिए, वो इंडस्ट्री में नहीं गए। और बेशतर ने डॉलर खरीद रहे थे। अब मैं कराची से आया हूँ रात को, तो मैंने देखा अब लोग सोना खरीद रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, तो आप जिस तरह मईशत की बात कर रहे हैं, आपने इदारों की बात की
फिर एक फैक्टर ये है कि चूँकि वो बहुत ही गैर महफूज है, यानी मालदार तबका, तो बहुत पैसा जो है 10 साल पहले का अंदाजा था $200 बिलियन, तो मेरा ख्याल अब ये $400 बिलियन हो चुका जो मुल्क से बाहर चला गया। तो जॉब्स पैसे से पैदा होती हैं ना, कोई फैक्ट्री लगेगी उसमें 200-400 आदमी। मिसाल के तौर पे चमालांग एक जगह है बलूचिस्तान में जहाँ कोयले की कानें हैं, तो 10 साल पहले मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ था, 74,000 जॉब्स पैदा हुई थी। तो अगर आप कोई काम करते हैं, लेकिन मैं आपको आप एक अच्छी खबर सुनाता हूँ जो अभी तक मीडिया में नहीं आई। जी जी। 3 ट्रिलियन गैस निकल आई है पाकिस्तान, 3 ट्रिलियन, जी जो इतनी है जो पाकिस्तान की तमाम ज़रूरतें पूरी कर सकती। जी जी। और अगर हम वो लोकल मार्केट में ना बेचना चाहें तो पूरा यूरोप उसका ख़रीदार है। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत ये चाहती है कि उसका ऐलान इलेक्शन। सर ये जो भी नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है, एक ज़ख़ीरा नहीं है, बहुत डीजी खान बन्नू में है। ओके। ये अपना सिंध का कौन सा इलाका है जो बिल्कुल ही पंजाब के करीब है, उसमें है। डीजी खान की का डीजी खान का भी सर आया था शायद, जी 3-4 जगहों पे है। Got it. सर इदारों की आपने बात की, इफ़ यू अलाउ मी टू आस्क दिस, इदारों के इतने पैसे बैंक्स में पड़े हैं जिस पे करोड़ों रुपए उनको पर मंथ उनके अकाउंट में गिर जाते हैं। आज अगर ये हुकूमत ये कहती है कि हमारे इदारे खसारे में है, तो सर मैं तो नहीं ये बात मानता। वो इसलिए नहीं, स्टेट एंटरप्राइज खसारे में ही होता है, स्टेट एंटरप्राइज। सर लेकिन अगर मुश्किल वक्त में ये इदारे साथ दें। पूरी तारीखी तजुर्बा ये है कि हुकूमतें कभी कारोबार नहीं कर सकती। कारोबार वो आदमी करता है जिसका नफा नुकसान, जिसका मुस्तकबिल उसके साथ वाबस्ता होता है। आप देखते हैं ये छोटे कारोबारी जो हैं, सुबह सवेरे उठते हैं और रात गए तक काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस आदमी का नफा नुकसान और मुस्तकबिल किसी चीज से वाबस्ता नहीं है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल कम्युनिज्म है ना। अब टिल 87 मुझे चीन जाने का इत्तेफाक हुआ, अब टिल 87 चीन में ऐसी गुर्बत थी, कभी गोभी नहीं मिलती थी, कभी आलू नहीं मिलते थे, कभी ट्रांजिस्टर नहीं मिलता था, कभी घड़ी नहीं मिलती थी। सबसे अच्छी जॉब शंघाई में या बीजिंग में ड्राइवर की समझी जाती थी। वो सारे शहर में घूमता फिरता, कहीं से कोई चीज मिल जाएगी। Exactly. जैसे ही उन्होंने आदत, देखिए कारोबार इंसेंटिव के साथ होता है, यानी जितनी आप मेहनत करें उतना आपको मुआवजा मिले। या हम अपने अदारों में देखते हैं, तो सर जिन अदारों में जज़ा सजा है वहाँ काम के वहाँ लोग ज्यादा दिलजमी से काम। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल गॉट इट। लेकिन ये इदारे अगर इस मुश्किल वक्त में अगर हुकूमत का और आवाम का अगर साथ दें, क्यों साथ दें? क्यों साथ दें? भाई आदमी के लिए कोई इंसेंटिव होता है, कोई अप्रिसिएशन होती है। जब अच्छा काम करने की कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है और बुरा काम करने सर की, ये बात भी सही है। जिंदगी जजा और सजा पे है। बिल्कुल। अगर जजा देखिए 95% मुजरमों को सजा मिलती है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं बरतानिया में। स्विट्जरलैंड में ये है 99.9%। जी। पाकिस्तान में ये शर क्या है? सर बहुत कम है, 5%। 5%। बिल्कुल सही। लोग क्यों काम कर रहे हैं? बिल्कुल। सर साल 2023 कैसा के बारे में भी बताइएगा, क्या आदम इस्तेहकाम खत्म देखिए होगा? साल 2023 के अनुसार जिस आदमी के बारे में हम उसे जानते ही नहीं है, जो लोग ये समझते हैं कि सियासत अब सियासतदानों के हाथ में है, मेरा ख्याल है वो मुगालते में है। अगर जो सियासतदानों का भी एक रोल है, मीडिया का भी एक रोल है, खेल सियासी जमातों के तसादम की वजह से निकल कर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में जा चुका है। अब फैसले करने में उसका रोल बढ़ गया, इसलिए कि सियासी जमातों ने अपनी कभी जमहूरी तश्कील की नहीं। भुट्टो बहुत पॉपुलर थे, मगर भुट्टो ही थे ना, या उनका खानदान था, पार्टी तो नहीं थी। जी जी। चुनाचे जब उसमें मुश्किल वक्त आया तो पार्टी उनकी कोई मदद न कर सकी। नवाज शरीफ पॉपुलर थे, काफ़ी पॉपुलर थे, उन्होंने 2/3 अक्सरियत जीती, मगर पार्टी तो नहीं थी, खानदान था ना। एग्जैक्टली। खान साहब की भी पार्टी नहीं है। यानी कुछ लोग हैं कि फैन क्लब है, वोट उनके बहुत हैं, भुट्टो से ज़्यादा हैं। लेकिन देखिए पार्टी बहुत ही है जो निचली सतह तक, यानी ये इलाका है जहाँ ये टेक्स सोसाइटी में हम बैठे हैं, ये एरिया है, यहाँ के वर्कर फैसला करेंगे कि एमपीए का टिकट किसको दिया जाए, एमएनए का किसको दिया जाए। बिल्कुल। पार्टी अपने उम्मीदवार का इंतखाब करेगी, वजीर आजम कौन होगा, एमएनए कौन होगा, वजीर आला कौन होगा। दुनिया में यह तमाशा कहीं और भी हुआ है कि उस्मान बुज़दार जैसा आदमी
जिसको कोई ड्राइवर और चौकीदार रखना पसंद न करे उसको वज़ीर आला बना दीजिए। ये अभी आखिरी इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा तो उनका पास कोई जवाब नहीं था। सर साल 2023 में जो है कोई बड़ा चेंज नहीं देख रहे नहीं, आप? चेंज तो इमिनेंट है, चेंज तो लाजमी है। देखिए ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम होगी जो मेरे ख्याल में कोई अच्छा आइडिया नहीं है, इल्ला ये कि सियासी जमातें उसमें मुत्तफिक हो। मेरा नहीं ख्याल खान साहब उस पर मुत्तफिक होंगे। तो इसलिए कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत एक ऐसी चीज़ है जल कहने के दौर में भी इस पर डिबेट होती, डिबेट ही हुई, फैसला कभी नहीं हुआ जी। तो उस वक्त भी किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा ये एक ऐसी हुकूमत होगी जिसका बाप तो क्या माँ का भी पता नहीं होगा, इसलिए कि हुकूमत तो जिम्मेदारी तो इस्टेब्लिशमेंट की होगी। बिल्कुल। एक आदमी आप कहीं से पकड़ के लें, आपने शब्बरज़ादी वाला तजर्बा कर लिया ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। शब्बरज़ादी ये कह के चले गए कि 22,000 आदमी में से 2,000 आदमी काम के हैं, बाकी 20,000 बेकार हैं, यानी या करप्ट हैं या काम नहीं करते। बिल्कुल सही सर। हारून साहब, टेक्नोक्रेट्स मुल्क नहीं चलाया करते, नहीं चलाया करते, सही कह रहे हैं सर आप। इंटरेस्ट की भी। और फिर आपने जो इस्टेब्लिशमेंट की बात की सर, मैं तो अक्सर अगर दोस्तों में बैठा हूँ तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर हमारे सियासतदान इतने केपेबल हों और इतने टैलेंटेड हों कि तो फिर ऐसी बातें क्यों हो कि अब सब इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ये वो चला रहे हैं, क्योंकि सैलाब तक तो इनसे कवर नहीं होता सर। मैं आपको अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। मैंने यानी जून से अगर शुमार किया जाए 54 साल पेशा सहाफ़त में गुजारे जी। और मैंने जो 2-3 बुनियादी चीज़ें सीखी हैं उसमें से एक ये है कि जिस अदारे में मेरिट पे लोगों का इंतखाब किया जाता है वो कामयाब होता है। वो बेशक, दूसरी शरात बिल्कुल, भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप सियासतदानों का इंतखाब इस तरह होगा, बाचा खां, उसका बेटा, उनकी बेगम, उनका फर्जंद, उनका पोता, उनका पड़पोता, मुफ्ती महमूद साहब, उनके फर्जंद, अब्दुल समद चौधरी, उनकी औलाद, शरीफ खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके बेटे, उनकी साहबजादी वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो ये कौन सी जमहूरियत, ये किस तरह सही की बात, जमहूरियत? बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। वैसे मुसलमान माशरे को रवायती जमहूरियत साजगार ही नहीं है, यानी होनी तो जमहूरियत ही चाहिए, आज़ादी ही होनी चाहिए, इसलिए कि आज़ादी ही में इंसानी सलाहियत सही मानों में बरूए कार लेकिन आती है। बादशाहत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज़ादी डिसिप्लिन चाहती है। बिल्कुल बेशक। एक बेमहार आज़ादी जो है ना, इकबाल ने कहा था आज़ादी अफकार है इब्लीस की ईजाद। ये सोशल मीडिया पे जो 100% अगर किसी चीज़ पे मुंतबिक होता है जी। आज़ादी जिम्मेदारी एहसास जिम्मेदारी चाहती है। होता वैसे ये है, तुर्की का तजर्बा है, बहुत से मुल्कों का तजर्बा है, शुरू में आज़ादी अपने साथ गैर जिम्मेदारी का एक तूफान लाती है, फिर माशरे के फ़हीम तबकात का फ़र्ज़ है कि लोगों को डिसिप्लिन की अहमियत समझाएं। बेशक। मन कौन समझाएगा? इनमें से कोई आदमी आपको नज़र आता है? मेरा ये ख्याल है कि ये सब चले जाएंगे रफ्ता रफ्ता। सर रह क्या जाएगा? ऐसे वक्त हैं, रह क्या जाएगा अगर ये सब चले जाएंगे? कोई संभालने वाला भी ये नहीं। कोई सवाल नहीं है। वो इसलिए कि वो दुनिया में लाखों करोड़ों आदमी हैं। ये इमरान खान का लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हम कहते थे वज़ीर आज़म हो जाएगा, तो इमरान खान बन गया ना वज़ीर आज़म, लीडर बन गया ना। वो कहते थे ये लीडर इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है। तो ये नहीं है। वो मौलाना मौदूदी ने बड़ा अच्छा फ़िक्र कहा था कि जब कोई आदमी हुक्मरान होता है, जैसे फील्ड मार्शल के ज़माने में कहा था, तो लोग कहते हैं कि इसके बगैर मुल्क चलेगा कैसे, और जब वो चला जाता है तो लोग कहते हैं इसके होते हुए चल कैसे रहा था। बिल्कुल से। सर इलेक्शन 2023 में देख रहे हैं, 24 में देखिए जी, अगर ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत वाला तजर्बा करना चाहते हैं तो फिर तो इलेक्शन 2023 क्या शायद 2024 में भी ना हो, लेकिन मैं ख्याल हो नहीं सकेगा। मुझे जितनी सियासत थोड़ी बहुत मैं इसकी मैकेनिक्स को समझता हूँ, मुश्किल 24 की हुकूमत अगर बने भी तो बहुत दिन चलेगी। ठीक हो गया। और सर महंगाई, आवाम रिलेटेड सवाल तो यही है कि क्या देखिए महंगाई, कुछ चीज़ें तो सस्ती हो गई हैं। ईडेबल ऑयल पिछले दिन कुछ महंगा हुआ, पिछले 2-3 दिन में। बहरी जहाज़ों के किराए कम हो गए हैं। तेल $83 पे आ गया है, $125 पे। और अजनास की अलबत्ता ये प्रॉब्लम है कि अजनास की कीमतें ज़्यादा हैं। इसमें मैनेजमेंट का भी मसला है, मिडिल मैन का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है जी। मुझे अब्दुल अलीम खान साहब ने, जब वो वज़ीर खुराक थे, तो उन्होंने बताया
कि महकमा खुराक का तकरीबन हर एहलकार करोड़पति है, और उन्होंने कहा कि सैकड़ों फ्लोर मिले ऐसी, सैकड़ों, जिनका पहिया कभी हरकत में ही नहीं आया, वो गंदम हुकूमत से रायती कीमत पे लेते हैं और बाजारों में बेच देते हैं। देखिए इस जरा करप्शन के साथ तो नहीं हो सकता। सर पेट्रोल की अगर बात करें, क्या सस्ता होगा, कब होगा? पेट्रोल सस्ता हो चुका है, $83 पे है, और हमारे मुल्क गैस में जो है निकल आई है। ऑफ कोर्स गैस का दरियाफ्त हो जाना काफी नहीं होता, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और बिजली में भी कुछ इजाफा होने वाला है। देखिए, एक ये है कि कुछ बैनुल-अक़वामी अवामल हैं जो आपके बस में नहीं है, या ये मुल्की अवामल ऐसे हैं जो आपके बस में नहीं है। मगर मेरा ख्याल है कि अगर एक कदम उठाया जाए, मेरा ख्याल है, मैं हतमी राय नहीं दे रहा, माहिरीन इस पर राय दे सकते हैं जी, अगर घरों में डॉलर रखने पर पाबंदी लगा दी जाए जैसे कि थी 91 से पहले, यानी मुझे और आपको डॉलर की क्या जरूरत? बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल हैं सही सर बात है, आप। फिर हालात फिर थोड़े बेहतर। डॉलर की जरूरत है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले को, बेशक डॉलर की जरूरत है उस तालिब इल्म को जो मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है। एग्जैक्टली। जिसे डॉलर की जरूरत है उसे दिया जाए। अब ये होगा कैसे, ये मैं नहीं कह सकता। ये जो रुपया डॉलर में कन्वर्ट हो गया है, अब तो मैं कराची में 2-3 दिन रहा हूँ तो डॉलर मिल ही नहीं रहा। मिल ही रहा सर, मिल ब्लैक नहीं में है रहा, मार्केट ब्लैक में, में और मिल अच्छे रहा खासे तकरीबन 30-40 रुपए पर डॉलर आपको मार्केट में ब्लैक में मिल रहा है। सर पंजाब की सियासत में कोई हलचल देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब की शर्त तो यही है कि हुकूमत बदली जाए तो वो तशरीफ लाएंगे। 2023 में नवाज शरीफ साहब की वापसी। वापसी है। लेकिन उनका बात, हाँ मेरा ख्याल है नहीं आएंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उतने का ही है अपने चौधरी भी। क्या तो ये हाँ, मुकाबला जरा सख्त है। मुकाबला सख्त है ठीक हो गया। सर, विन विन पोजीशन किसी की नहीं है। लेट्स सी वाला। नहीं, विन विन पोजीशन किसी की नहीं होती। देखिए, हम कहते हैं इत्तफाकन ये वाक़या हो गया। तो बाद में तो मैंने यही कल एक बड़े मुमताज स्कॉलर से मिला तो ही सेड, अंग्रेजी के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा वेयर देयर इज चांस देयर इज नो गॉड, वेयर देयर इज गॉड देयर इज नो चांस। कोई चीज़ इत्तफाकन नहीं होती। सही सही सही। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया बहुत हारून शुक्रिया साहब, सर। बहुत अच्छा Thank लगा, you for बहुत joining मजा आया, बहुत इंफॉर्मेटिव एंड Productive discussion हुई आपके साथ, सर। और नाज़रीन, साल 2022 को हम अलविदा कह रहे हैं, तो कुछ तल्ख यादें भी हैं और कुछ अच्छी यादों के साथ साथ 2023 को भी हम वेलकम करेंगे। लेकिन चूँकि महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है, और ख़ास तौर पर आम आवाम जो महंगाई की चक्की में और मुश्किल हालात की चक्की में पिस रही है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। हारून साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। 2022 में शोबिज और समाजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के कई नामवर सितारे हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। आइए जानते हैं। दो 2022 में शोबिस और समाजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के कई नामवर सितारे हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। 17 जनवरी सन 2022 को टीवी और फिल्म के सीनियर अदाकार रशीद नाज अल्लाह को प्यारे हुए। उन्होंने दर्जनों ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी की। उनका शुमार 1980 और 1990 की दिहाई के मकबूल अदाकारों में होता था। 15 अप्रैल सन 2022 को मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी की बेवा बिल्किस ईधी भी अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। उनका इंतकाल 74 बरस की उम्र में कराची के निजी अस्पताल में दौरान इलाज हुआ। वो आर्ज़ाए कल्ब समेत दीगर अमराज में मुब्तला थीं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ अदाकार मसूद ख्वाजा 22 जून को अपने मद्दाहों को अफसुर्दा छोड़कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। उनका इंतकाल गुर्दों की बीमारी के बाइस हुआ। 9 जून सन 2022 को मारूफ सियासी शख्सियत और टीवी मेज़बान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। उन्होंने मीडिया और सियासी मैदान में बड़ी कामयाबियां हासिल की, जबकि इनकी निजी जिंदगी नशे व फराज का शिकार रही। 13 जुलाई सन 2022 पाकिस्तान टेलीविजन के मारूफ अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तनवीर जमाल भी इस दारे फानी से कूच कर गए। वो 6 साल से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और जापान के अस्पताल में जेर इलाज थे।
21 अगस्त सन 2022 को लेजेंड गुलकारा नैयरा नूर अपने खालिक हकीकी से जा मिली। नैयरा नूर ने पाकिस्तानी फिल्मी सनत, टेलीविज़न और रेडियो के लिए पसे पर्दा बराह रास्त फिल्मी गाने, गज़लें, नज़में गाईं। उनकी मशहूर गज़ल ए जज्बा ए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए 23 नवंबर सन 2022 को टीवी एंकर और सहाफ़ी नवेद रशीद उर्फ टोनी लाहौर में इंतकाल कर गए। 24 नवंबर सन 2022 को स्टेज और टीवी के नामवर फनकार इस्माइल तारा 73 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उन्होंने तंज़ो मिज़ाह के मकबूल तरीन प्रोग्राम 50-50 से शोहरत हासिल की। इस साल के आखिरी अशरे में बिल्किस खानम जैसी लेजेंड गुलकारा भी हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गईं। उन्होंने रेडियो, टीवी और फिल्मों के लिए यादगार गीत गाए, जिनमें कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा और अनोखा लाडला आज भी कानों में रस खोलते हैं। और अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब बात करेंगे स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स के शोबे में हमने क्या खोया, क्या पाया, और इस पर बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब, सबसे पहले तो 2022 के बारे में बताइए, क्या खोया, क्या पाइए, क्या पाया आपने ओके, खेलों की कोरोना दुनिया जी। में साल 2022 के जो अहम वाक़यात हैं उस पर हम नज़र डालेंगे। आपकी नज़र में क्या अहम वाक़यात हुए, क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई? देखें, इस साल का सबसे बड़ा इवेंट तो ओबियसली फीफा को कहना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप हमने देखा और उसमें अर्जेंटीना चैंपियन बना, मेसी लेजेंड ऑफ लेजेंड बने, और एक उनकी जीतना, फिर मेसी का एज ए लास्ट गेम और वर्ल्ड कप जो उनका ड्रीम था वो पूरा हुआ। तो मेरा ख्याल है टॉयलाइट या हाईलाइट कहना चाहिए वो फीफा वर्ल्ड कप थी, और अर्जेंटीना का 36 ईयर्स के बाद चैंपियन बनना, ये सबसे बड़ी एक आप कह सकते हो स्पोर्ट्स के इवेंट के लिहाज से सबसे बड़ा इवेंट तो यही था जी। दूसरा बात करें तो फिर हमारा कॉमनवेल्थ गेम के अंदर अरशद नदीम साहब ने जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल लिया। फिर नो भट्ट साहब की बात करें तो उन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल लिया। ये मेरा ख्याल है दो बहुत प्राउड मोमेंट थी हमारे लिए। और इरफान साहब, कोरोना के बाद ताज़ी हवा का जिस तरह झोंका होता है वो भी था ना, कि कोरोना के बाद हर चीज़ खुल गई, वरना अगर हम 2021 तक बात करें तो चीज़ें बंद थी, उस तरह से कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स में उस तरह से कुछ जो है ना हैपनिंग्स नहीं हो रही थी। पर 2022 जो है वो स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा साल रहा। मतलब आपकी जो बायोस्फीयर बबल के जो एनवायरनमेंट थे वो काफ़ी हैम्पर उसकी वजह से स्पोर्ट्स हो रही थी। प्लेयर कहीं नहीं जा सकते, एक्टिविटीज़ कर्टेल थी, उनसे मिल नहीं सकता, कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते आप जर्नलिस्ट के साथ भी। जो आपके आते थे स्पेक्टेटर्स भी आते थे वो भी लिमिटेड थे। तो 2022 में सब कुछ ओपन अप हो गया क्योंकि वैक्सीनेशन का एक जो सर्कल था वो पूरी दुनिया में कंप्लीट हो चुका था। स्पोर्ट्स उसी तरह जिस तरह प्रीवियस चल रही थी उसी तरह फ्लरिश हुई और हमने तमाम इवेंट्स देखे। वर्ल्ड कप, इवन अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें, आल्दो कि हम फाइनल हार गए बट एक अच्छा था इवेंट, उस लिहाज से हमने देखा कि हमने फाइनल खेला। बट वो अगेन हमारी क्योंकि एसोसिएशन जो क्रिकेट के साथ है वो बहुत ज़्यादा है, वी ऑलवेज ट्रीट एज ए सेकेंड रिलीजन। वो फिर अगर हमें विक्ट्रीज नहीं मिलती तो हम उसमें काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। तो क्रिकेट सबसे बड़ा हमारी अनफॉर्चुनेटली एक ही स्पोर्ट रह गई है, बाकी तमाम जो स्पोर्ट हैं वो सम हाउ अनदर वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो क्रिकेट के अंदर हमें कोई बड़ी किसी तरह की कोई न्यूज़ नहीं मिली, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं आई। और इवन अगर हम स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर देखें तो उसमें हम टेस्ट में बड़ा अच्छा जा रहे थे, अपनी होम सीरीज भी जीते, बाहर जाके भी जीते। बट जैसे ही ग्रेजुअली हम मिड ऑफ दिस ईयर आए उसके बाद हमें कंटिन्यूसली देखा कि हमारा एक जो ग्राफ है वो डिक्लाइन की तरफ जाना हुआ एज पर द टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। जैसे हम 110 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करा दिया हमने, जिसमें हाईएस्ट रन कंसीड करवाए हमने एक दिन में। फिर इसी तरह हम अपनी होम सीरीज कभी वाइट वॉश नहीं हुए थे, वो इंग्लैंड से हो गए। 4 मैच कंसेक्टिव कभी नहीं हारे थे अपनी सॉइल के ऊपर, वो हम हार गए। तो उस लिहाज से ग्राफ काफ़ी नीचे गया। और सबसे बड़ी अगर इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड ये चीज़ है समहाउ कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह मैनेजमेंट चेंज हुई, अब क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा चेंज किया जा रहा है। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सीन है कि
देखिए कोई भी बोर्ड या कुछ आए, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने हमेशा बात करते आए हैं कि पैटर्न इन चीफ हमारे पीएम साहब होते हैं, वो फिर आपके लेके चलते हैं बोर्ड को, वो सारा कुछ। तो उसको कुछ सिस्टम, हमारी लेजिस्लेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको किसी ना किसी तरह के हमें चेंज करके लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। और ताकि आपका एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, ऐसा गवर्निंग बॉडी हो, आल्दो के होता सिस्टम ऐसे ही है कि आप 2 नाम होते हैं, वो पीएम साहब को दिए जाते हैं, उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरवर्ड करते हैं और फिर पीएम एक का सेलेक्ट करते हैं। बट अभी प्रीवियस 2014 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, 120 दिन का इंटरम सेटअप आया है, मैनेजमेंट कमेटी है। इसका सबसे बड़ा रोल जो है वो ये है कि हमने किसी तरह जो 2014 का है वो रिस्टोर करना, और प्लस हमने जो मेन चीज़ इनका जो टास्क दिया गया है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से है, जो कि बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि मेरी कई डिपार्टमेंट वालों से भी बात हुई, बोर्ड की मैनेजमेंट से बात हुई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो अब बड़ी चेंजिंग्स हैं, खास तौर पर पीसीबी चेयरमैन की तब्दीली के बाद एक बड़ी चेंजिंग्स मजीद सन 2023 में हमें देखने को मिलेंगी। और आपने बिल्कुल सही चीज़ों की तरफ हाईलाइट किया है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर PSL होने वाला है, आवाम की नज़रें उस पर भी हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक फैक्ट बड़ा ज़रूरी है, ये दोनों सिस्टम पैरेलल चलने चाहिए। मैंने इस पर बहुत वर्किंग की, बहुत बात भी की। अभी हमने कुछ दिन पहले रमीज राजा साहब को भी अपने चैनल में दावत दी थी, उनसे भी डिटेल डिस्कशन हुई। देखिए आपका क्रिकेट के ना स्टेप्स हैं, टीयर्स हैं। सबसे नीचे क्लब लेवल आता है, फिर आपकी एसोसिएशन आ जाती है, फिर पहले आपका डिपार्टमेंटल सिस्टम था जो आपको पूरा एक स्पोर्ट प्रोवाइड कर रहा था नीचे से ऊपर प्लेयर्स को। जब आपने लास्ट जो रजीम थी, लास्ट गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने फिर इसको ख़त्म करके आपका रीजनल स्ट्रक्चर लेके आए। अब खान साहब की अप्रोच बिल्कुल ठीक थी कि आपका जितने हेल्दी कंपटीशन होगा, एक लड़के 192 के एम्बिट के नीचे आगे, उन लड़कों में कंपटीशन ज़्यादा, और लोगों का, आम लोगों का भी इंटरेस्ट आपका मेरा लाहौर कराची के मैच का होगा, शायद हबीब बैंक नेशनल बैंक का नहीं होगा। अब होना क्या, मसला क्या है कि अगर आप वो 192 या 200 लड़कों का लॉट को आप रख छोड़ेंगे, उनको नीचे से सप्लाई चेन कहाँ से आएगी? वो लड़के तो 5-10 साल सर्व कर देंगे, आगे नए लड़के आपको कैसे मिलेंगे? वो एक बहुत बड़ा गैप था। उसको कवर करने के लिए ये था कि आपका वो बर्डन सारा जो है, वो सारा बर्डन पीसीबी नहीं उठा सकता। वो सेकंड टीयर आप बना के रखें, वो आपको लॉट दे नीचे से डिपार्टमेंट। एक तो उनका अर्निंग का मसला खत्म हो कि एक प्लेयर इंडिविजुअल नहीं है, वो पूरी फैमिली को रन करता है। वो सप्लाई दे आगे आपके जो रीजनल स्ट्रक्चर है, और उसकी तीसरी चेन आपके आ जाए एसोसिएशन की टीम, उसके नीचे तो चौथा टीयर जो आपका वो क्लब क्रिकेट आ जाए। तो एक ऑटोमेटिकली सिस्टम होता रहे, हर जगह पे हर बंदा उसको लेके चले। बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिक्स की नजर क्रिकेट होती जा रही है, डिपार्टमेंट वाले उसको नहीं चाह रहे। पॉलिटिक्स जो है वो हमारी स्पोर्ट्स को भी अफेक्ट कर रही है। बिल्कुल। अच्छा इरफान साहब, अगर बात करें स्पोर्ट्स स्टार्स की, तो बहुत सारे अजीम स्पोर्ट्स स्टार्स को हमने खो भी दिया इस साल में। अगर कल ही की हम बात कर लें तो ब्राजीलियन प्लेयर जो हैं पहले वो हमें छोड़ के चले गए, और बहुत अगर देखें उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट उनकी ज़िंदगी की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा हमेशा से उन्होंने खेला और वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे, 3 वर्ल्ड कप्स उन्होंने जीते। और फिर अगर बात करें शेन वॉर्न की, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पहले बात कर लें तो वो इतना बड़ा प्लेयर थे, शायद फुटबॉल की हिस्ट्री के मैराडोना और उन दोनों को सबसे टॉप पे रखा जाता है। और इनका एक बड़ा फेमस वाकया भी है कि इन्होंने एक दफ़ा गोल की हिट की तो क्रॉस बार को लगी जी। इन्होंने अंपायर से कहा कि इसकी मेजरमेंट ली जाए, और मैंने जो हिट किया ये गोल होना चाहिए था। तो वो मेजरमेंट ली की तो 1 या 1.5 इंच उसकी जो विड्थ थी वो कम थी। फिर वो किया गया, उन्होंने दोबारा उसको, फिर उन्होंने कहा ये गोल डिक्लेयर किया जाए। मतलब इतनी प्रिसाइज उनकी एक्यूरेसी थी कि अगर ये गोल की गोल पोस्ट ही छोटा था, गोल पोस्ट छोटा था, तो वो फिर गोल डिक्लेयर किया गया। तो इस तरह लेजेंड आप देखें, इतनी ज्यादा प्रिसाइजली आपको चीजों का मालूम होना, का पता होना, उनकी शॉट में उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें ना कि ये गोल था, ये क्यों नहीं हुआ, तो इसकी मेजरमेंट करें। मतलब उन्होंने ऑब्वियसली इस तरह के कई गोल इस पोजीशन से किए होंगे और जिस डायरेक्शन में गए होंगे तो उनको लगा। तो फिर इसी तरह मैराडोना की बात करते हैं, जैसे भी मेसी की बात करें, ये लेजेंड ऐसे नहीं है, उसके पीछे कई सालों की उनकी एफर्ट थी। दूसरा आपने शेन वॉर्न को कहा, मेरा ख्याल है कि दुनिया क्रिकेट के अंदर लेग स्पिन करना सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पिनर हूँ, तो मुझे पता है कि लेग स्पिन जो है वो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। और क्या खूबसूरत बॉलिंग की, 700 प्लस विकेटें उन्होंने हासिल की। बॉलर ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, बॉल ऑफ सेंचुरी उन्होंने की हुई है। और उनकी खिदमात क्रिकेट के लिए इतनी ज़्यादा हैं कि शायद क्योंकि अपने नहीं है तो शायद हम उसको थोड़ा सा कम हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो स्किल लेवल अल्लाह ने उनको दिया हुआ था, ही वाज ब्लेस्ड विद ऑल द थिंग। क्योंकि जितनी खूबसूरत वैरायटीज़ उनके पास थी, जो उनका क्रिकेटिंग ब्रेन था,
वो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा। हम ओबियसली ग्रेट शेन वॉर्न के साथ साथ अब्दुल कादर का भी जिक्र करते हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ और सब कुछ था, बट अगेन मैं थोड़ा सा इनको ज़्यादा एज दूंगा कि जिस तरह की सिचुएशन और जिस तरह की हर जगह पे जाके परफॉर्म करना, बिल्कुल। क्योंकि होता है जो स्पिनर आप देखेंगे अभी जैसे हमारी कंडीशन में खेल रहे स्पिनर नहीं परफॉर्म कर पा रहे। शेन वॉर्न की खूबसूरती ये थी कि ये दुनिया में जिस जगह पे भी गया, जिस तरह की विकेट भी थी, उधर जाके इन्होंने परफॉर्म किया, और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़े लॉस होते हैं और फिर आपकी जनरेशन लग जाती है ऐसे लॉस को कवर करने के लिए। बिल्कुल। फिर हम टेनिस स्टार्स रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स की भी बात उनको हम करते हैं। मजीद नहीं देख सकेंगे, उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने भी कर दिया। जी, वो दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़े स्टार्स हैं और जितनी उनकी फतूहात है शायद मेरा ख्याल है उसको कोई कवर अप करेगा फ्यूचर में जाके तो फिर डेकेड लगेंगे उसको, या शायद माइट भी सेंचुरीज लग जाए, क्योंकि ये जो स्टार्स हैं ये सेंचुरीज के स्टार्स हैं, कोई 1-2 साल या डेकेड के स्टार नहीं है। बिल्कुल। इन्होंने पिछले 100-200 साल की हिस्ट्री को ख़त्म किया, उसमें अंदर आके अपनी फतूहात को लेके आए, तो ये सारे नाम बहुत बड़े हैं और मेरा ख्याल है कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए ये रोल मॉडल है। जितना वो इनको बच्चे देखेंगे, इनको सीखेंगे, कई दफ़ा आप होता है कि सिर्फ अपने कंट्री के नहीं दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हो, तो मेरा ख्याल है कि ये उसी तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं कि जो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। बिल्कुल सही। इरफान सईद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने जिस तरह बायोसिक्योर बबल का जिक्र किया, मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत से खेल जो हैं उनको स्टॉप लग गया था और इंतज़ार किया जा रहा था कि कोरोना की वबा जो है कि प्लेयर्स के लिए एक बड़ी टेंस माहौल था, वो किसी से मिल नहीं सकते थे और किसी मुल्क में जाते थे तो उनको पूरा क्वारंटीन करना पड़ता था और फिर खेलने पड़ता था। मुझे आपकी इस बात से इस मौके पर मुझे नोवाक जोकोविच याद आ गए, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और वो खेल छोड़कर वापस चले गए और उन्होंने कहा मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो ये एक अलग डिबेट है कि किसने सही वाली वैक्सीन लगवाई और किसने नहीं लगवाई। और एक बार फिर जो चाइना में हमने देखा कि एक बार फिर वबा फूट पड़ी, तो अल्लाह ना करे कि साल 2023 में हमें कोई ऐसे वाकया देखने को मिले। इरफान सईद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ रहिएगा, अभी हम जानेंगे और भी बहुत कुछ कि अगला साल जो है वो कैसा होने वाला है, क्या तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं, किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, किस्मत के सितारे क्या कहते हैं और क्या होने वाला है। जमीन में वैसे आपकी उससे भी लाइफ से रिलेटेड भी बहुत कुछ आज पूछने वाली हूँ, लाइव ही आज उससे पहले मैं पूछ लूंगा आपसे, आप टेंशन ना लें। उससे पहले मैं पूछ लूंगा आपसे हिना क्या तब्दीलियां आने वाली है लाइफ में साल 2023 में, कौन कौन सी कमिटमेंट्स होने जा रही हैं? जो आप सुनना चाह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तो हम ऑन एयर पूछेंगे फिर, ये तो हम ऑन एयर पूछेंगे फिर। लेट्स टेक अ ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। साल 2023 कैसा होगा, अब इस पर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि साल 2023 से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। जो भी तलखियादें थी 2022 की, उसको आज हम अलविदा कर रहे हैं और साल 2023 को जब हम वेलकम करेंगे तो बहुत सी उम्मीदों आसों के साथ हम साल 2023 को वेलकम करेंगे। तो इसीलिए आज हमने दावत दी है दाऊद साहब को, टैरो कार्ड रीडर है, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, और मौज़म खान साहब एस्ट्रोलॉजर है, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मौज़म साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लोगों के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का ये सेगमेंट है कि एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मुल्की हालात पे बात कर लें, मुल्की हालात पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुल्की हालात पे बात कर लेते हैं और दाऊद साहब आपकी तरफ आएंगे। साल 2022 तो बड़ा हैपनिंग गुजरा है, क्या कोई स्टेबिलिटी नजर आ रही है साल 2023 में? जी, 2022 में बिलाशुबा हमने बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों को देखा और मुख्तलिफ वबाई अमराज के साथ साथ टेंशन क्रिएट होती रही। मगर 2023 को अगर हम इल्मुल-ए-दाद से भी देखें तो 7 का नंबर बनता है, जो सितारा मरीख से भी तल्लक होता है, तो इसमें चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी। हमने जो मुश्किल वक्त देखा है, अब जो 2023 में उसमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। बिलाशुबा आपस में जो है लड़ाई झगड़े और बहसो तकरार बरकरार रहेगी, मगर इसके बावजूद हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि हम टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 2023 पाकिस्तान के लिए कार्ड क्या कहते हैं और कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है 2023 के बारे में। बिल्कुल सही। तो 2023 पाकिस्तान का जो है वो कैसा गुजरने वाला है, कार्ड्स की एनर्जी, टैरो कार्ड क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। 2023 के मामलात
किस तरह नज़र आते हैं पाकिस्तान के। तो जनाब पाकिस्तान के 2023 के मामलात ज़बरदस्त किस्म के रहेंगे, हालात में बेहतरी, मुआशत मजबूत और मामलात पहले से ज़्यादा बेहतरी की तरफ नज़र आएंगे आपको। और इसमें ख़ासकर जो है एक चीज़ तो रहेगी कि जिस तरह ऑडियो वीडियो लीक तो होती रहेंगी, मगर इसके बावजूद मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और लोगों को पता चल जाएगा, खासकर सियासतदानों को पता चल जाएगा कि हाँ हमने अपना किबला किस तरफ लेके जाना है। और इसमें खास बात जो मैं आपको बताऊं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती हुई नजर नहीं आएगी 2023 में। मामलात बहुत ग्रिप होगी और मीडिया के लिए ये 2023 का साल बहुत ज़बरदस्त, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और खासकर मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आपको नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ्लरिश करते हुए हमें मुआशी तौर पे भी हम मुआशी तौर पे पाकिस्तान को एड्स मिल सकती हैं, हालात बेहतरी। मगर एक चीज़ की लाजमी आपको देखना पड़ेगा कि मनसूबाबंदी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपस में लड़ाई झगड़े, बहसो तकरार और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही डगर पर लगे रहेंगे तो आम आवाम को नुकसान हो सकता है। मौसम जी आप बताइए 2023 में क्या देख रहे हैं, क्या कोई बेहतरी नजर आ रही है आपको? नहीं, सुन ले पहले। पाकिस्तान की जब प्लानिटरी कंडीशन बनाते हैं ना, पाकिस्तान का महारूस को बनाते हैं, तो उसमें कंडीशन है पाकिस्तान इज लियो, सन इन लियो, सैटर्न इन लियो, वीनस इन लियो, मर्करी इन लियो। अच्छा, तो एस्पेक्ट जो इस वक्त ट्रांजिट होगा जुपिटर का और राहु का इकट्ठा ही हो जाएगा और ये दोनों आएंगे एरीज में। तो आई थिंक कि जो पहला सेशन होगा टिल अगस्त, ये बिल्कुल उसी तरह ही चलेगा जिस तरह पिछला चलता आ रहा है। अच्छा, अगस्त तक। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें हम थोड़ी सी ऐसा करें कि अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करके, जिससे हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा एहतसाब की तरफ जाएंगे हम, ये पहला सेक्शन उस तरफ जाएगा। तो इसमें नए डिसीजंस होंगे लेकिन हालात वैसे ही रहेंगे। जो अगस्त के बाद का फेज़ होगा वहाँ से जाकर चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। अच्छा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पहला सेशन है 6 महीने का, इसमें हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर एक नया सिस्टम आएगा। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल है तो पाकिस्तान का बाय बर्थ प्लानिटरी सिस्टम ऐसा कि हम एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकते। लियो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकता। तो इसलिए हर हाल में हमारा उनका इंटरफेरेंस रहनी है, रहेगा। अब हम उसे माने ना माने एक अलग बात है। कह दिया है कि कहने की हद तक समथिंग डिफरेंट दिखे ना। इट्स अ साइलेंट मैसेज टू ऑल द लियोस। हाँ, बाय द वे, ओके। तो इसलिए ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगस्त के बाद। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म होगा, रहेगा, मगर ग्रेजुअली पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। दाऊद जी, इलेक्शंस की बात करते हैं, क्या कहते हैं 2023 में इलेक्शंस हो जाएंगे? 2023 इलेक्शन का साल ही है। अच्छा। और इलेक्शन होंगे और जमहूरियत की तरफ ही जाएगी मामलात, और वो जो कहते हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी या इस तरह के मामला, ऐसी चीज ऐसा आप कुछ नहीं देखते? ऐसा नहीं, बल्कि तो आप अक्टूबर 2023 में देख रहे हैं इलेक्शन होंगे। और फिर कौन बनने वाला है, कौन बनेगा हमारे मुल्क का जो है बादशाह, कौन होगा? इस वक्त जो पोजीशन है टैरो कार्ड से या प्लैनेट की जो भी सिचुएशन है, इसमें जो है चीज़ें क्लैरिटी की तरफ अभी नहीं जा रही कि किसने किस तरफ जाना है। मगर जो ज्यादा फैक्ट है वो जो सितारों की पोजीशन है उसमें मरियम नवाज जो है वो रोल अदा करती हुई नजर आती हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम 2023 में किसी बड़ी कुर्सी पर मरियम नवाज साहिबा को, मरियम नवाज के स्टार्स की पोजीशन इस वक्त किरदार अदा करता हुआ देख रहे हैं। किरदार सीट पे किसको देख रहे हैं? वजीर आज़म कौन बने? देखिए, वजीर आज़म के जो मामलात हैं उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैं ये समझूंगा कि अगर 5 साल की हुकूमत है तो उसमें तय होगा कि 2 साल किसने करनी है और 3 साल किसने करनी है। अच्छा। तो इस तरह की सूरत हालात मतलब कह रहे हैं जो अभी इस बार डिसाइड हो जाएगा, पहले डिसाइड हो जाएगा कि किसने क्या करना है। तो क्या पहले कौन कुर्सी संभालेगा? देखिए, ये चीजें जो आप समझती हैं, ये क्वेश्चन है, अगर हम इसको हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पहले कौन सी गवर्नमेंट बनेगी या पहले कौन आएगा, सबसे पहले तो यही मसला क्लियर नहीं होगा कि इमरान खान साहब आएंगे। मगर इसमें एक कमाल की बात यह है कि इस सारे सिनेरियो में पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत अहम नजर आता है। ठीक हो गया। और आसिफ अली जरदारी जो कि शतरंज के जो खिलाड़ी नजर आते हैं, उनकी किसी भी पार्टी के साथ एक प्लानिंग, खुफिया प्लानिंग, अगर आप कहें कि वो नून लीग के साथ खड़े हैं तो मैं नहीं समझता उसके साथ खड़े हैं। स्टार्स की पोजीशन क्या है वो तो अपनी जगह, मगर अगर आप कहते हैं कि इमरान खान के साथ खड़े हैं तो मैं नहीं समझता। अच्छा, चलिए शख्सियात को छोड़ते हैं, पार्टी वाइज हम बात कर लेते हैं कि टैरो कार्ड, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं।
कि पीपल्स पार्टी, पीटीआई या नून लीग, तीन बड़ी जो बातें हैं ना, मैं तीनों के कार्ड निकाल के आपको उनकी सूरत हाल बता दूं। डन हो गया। तो सबसे Quickly पहले बताओ। हम देखते हैं जी पाकिस्तान पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2023 में टैरो कार्ड क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है। तो 2023 में और ये जो है एनर्जी जा रही है कार्ड्स में जा रही है और एनर्जी आपस में जब टकराती है ना, मुझे लगता है तब एनर्जी पैदा होती है। जारी बात है, आपका प्रेशर भी तो है रहा है इसमें कार्ड नहीं 2023 में हमारे पे इन कार्ड्स का प्रेशर है, हमारा कोई पत्ता उलट ना हो जाए। देखिए जी, पीटीआई के कार्ड्स की अगर बात करें तो पीटीआई बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग करना शुरू हो गई है, मगर फिर भी चीज़ें अभी इनकी बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगी। अभी हालात उस लेवल के नहीं हैं पीटीआई के। और पाकिस्तान मतलब पीटीआई के लिए भी साजगार माहौल नहीं मुस्लिम, है। मैं तीनों कार्डों के बाद में कंपैरिजन कर देता हूँ। मुस्लिम लीग नून का 2023 कैसा नजर आता है जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग टैरो कार्ड 2023 ये भी बता दें, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस के नहीं, किस तरफ जा रहे हैं जी, जरूर बताएंगे जी। और मुस्लिम लीग नून के अगर हम कार्ड्स की बात करें तो मुस्लिम लीग नून में अभी आपको लड़ाई झगड़े और आपस की सियासत में प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आएगी। पार्टी के अंदर की सियासत, पार्टी के अंदर ही, मतलब हमजा शहबाज साहब या मरियम नवाज साहिबा के भी उसमें छोड़े ये आम करंट अफेयर शोज के लिए छोड़ देते हैं ये बातें। चलें, ठीक है, और वो शाम को डिस्कस करेंगे किसका किससे फड्डा हो रहा है या किसकी क्या। पीपल पार्टी के 2023 के मामला टैरो कार्ड की एनर्जी में क्या कहते हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो पीपल पार्टी को क्लैरिटी है कि उन्होंने किसके साथ मिलना है। क्लैरिटी होनी है। क्या दिल में तीर लगे? दिल में तीर ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही इनकी, जिस तरह की चीज। तो मौजूदा सिचुएशन में जो है मुस्लिम लीग नून और इमरान खान के जो कार्ड्स हैं वो तकरीबन बैलेंस हैं। अच्छा, और मतलब टाकरा होने वाला और बड़ा टका के टाकरा होगा। और इन दोनों पे हावी पीपल्स पार्टी है। हाँ जी, क्योंकि जिसने पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशें मान ली वो जीत जाएगा। तो ये जो आपको दिल का टूटा हुआ देख रहे हैं वो यही है कि इसकी ख्वाहिशें चलेंगी, जरदारी की ख्वाहिश चलेगी। उसमें आप तीन तलवारें देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल देख रही हूँ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तीन होते पीपल पार्टी बड़े बड़े खींच लेगी। ओहो, मौजम खान साहब, अब सियासत थोड़ा महंगाई पर आ जाते हैं। महंगाई पहले उसको बात कर लें। ये जो इस वक्त सिनेरियो बनेगा उसमें जैसे हम कहते हैं पीटीआई इज़ अ पार्टी, नॉट इमरान खान। इमरान खान का जो इस वक्त फ्यूचर है वो कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा। तो आई थिंक पीटीआई कहीं ना कहीं होगी, इमरान खान साहब नहीं होंगे। दूसरी बात ये हो गई, इमरान खान साहब नहीं होगी, इमरान खान साहब नहीं होंगे। अच्छा, बात गौर से सुनिए, जो पार्ट प्ले इमरान खान साहब ने करना है आके वो नहीं होगा। ओके, पीटीआई होगी। दूसरी बात ये है कि जो नून लीग है तो आई थिंक नून लीग का जो द अल्टीमेट सफ़र था वो भी यहीं तक ही है। तो आगे इनका कोई एक आदमी जो आकर प्राइम मिनिस्टर बने, इसके कोई चांसेस नहीं है। मरियम नवाज का कोई फ्यूचर नहीं है 2023 में। पीपल्स पार्टी कैन प्ले ए रोल। ओके, हाँ, जहाँ तक महंगाई का तो पहला सेशन जो है वो 2023 वाला, ये महंगाई रहेगी। अगर आप ये समझते हैं कि बहुत जल्दी में ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। मैंने आपको कहा अगस्त के बाद से जाकर चीज़ें ठीक होंगी। तब मतलब तक रमजान के लोगों का सख्त गुजरेगा। हाँ, बिल्कुल सख्त गुजरेगा और क्यास होगा। और अभी भी ये क्यास है जी। चीज़ें एकदम से बहुत ज़्यादा बेहतर होने की तरफ नहीं जा रही हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, स्लोली ग्रेजुअली होगा। तो 2023 वुड बी टोटल, अगर हम इसका करें तो ये बनता है 7। कुछ लोग इसे मार्च से पढ़ते हैं, लेकिन जो ट्रू जर्मन एस्ट्रोलॉजी उसमें ये मर्करी से रिलेटेड है। ठीक है। और मर्करी इज ए कमर्शियलिज्म। जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उनमें काफ़ी सारी उथल पुथल होगी, तो फिर उसके बाद जाकर ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, बेहतरी की तरफ आएंगी। दाऊद जी, महंगाई ज़्यादा होगी, महंगाई आहिस्ता कम होगी, लेकिन अगस्त के बाद। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कोई बड़ा प्लॉट और गाड़ियाँ सस्ती होंगी कि नहीं? नहीं, ये तो अभी तो नहीं सस्ती होने वाली, अभी मार्च की पोजीशन अभी टाइम लगेगा। अभी हमें सस्ता प्लॉट मिले, कुछ सस्ती गाड़ी मिले, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। दाऊद जी, शादियों का सीजन है, लोगों की शादियां हो रही हैं, स्टार्स की शादियां हो रही हैं, सेलिब्रिटीज की शादियां हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो है वो एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। हिना चाहती है, वो जानना चाहती है कि हिना की शादी नो मैं ये मुझे लगा कि सवाल की तमहीद ऐसी है कि हिना यही पूछेगी, बहुत लोग जानना चाहते हैं तो मेरी शादी कब होगी, इस तरह पूछना चाह रही। क्या चाहिए होता है आपको? कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? मैंने ब्रेक में बता दी। नाम बता दें, अभी चेक कर लेते। बिल्कुल। हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। इस प्लेटफॉर्म पे लोगों की दुआएं लेके शादी के बंधन में बंधना बहुत अच्छी बात है। ये जो ठोकरों वाली आपने बात की है, तो अब पता नहीं अब जो भी वो है उसके नसीब में ठोकरें और कितनी हैं या नहीं है। तो
फिर हिना का टैरो कर लेते हैं, फिर आपका भी टैरो कर लेते इनकी हुई भी है, इनकी दूसरी कब होगी इसका कर यार ये बताना नहीं था, ये नहीं बताना था, ताकि हमें टैरो की थोड़ी हकीकत का भी पता चलेगा ना। जी सर, वो लेकिन- हो सकता है मुझे कहते हैं कि अब आपकी शादी होनी है, लेकिन मेरे राज फाश कर दिया आपने। लेकिन मेरा सवाल और था, लेकिन चले आप हिना का बता दें। जमील के अगर इंटरेस्ट का ये सवाल है कि तो आप क्या बता क्या दें। ये अवाम के इंटरेस्ट का सवाल है। हिना का सवाल क्या है जी? हिना का सवाल ये कि हिना की शादी कब होगी? क्या मैं साल अपना 2000 सवाल इसके बाद क्या आपको साल बता 2023 में देख रहे हैं आप? हिना की शादी के मामला किस तरफ जा रहे ये आप मुझे ब्रेक में एक वैसे मिनट, बता दीजिए। बोला नहीं है, एनर्जी जा रही है। हैं? हिना की शादी के मामला किस तरफ वैसे जा रहे मुल्क में जितने एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, What is this man? मुझे तो लग रहा है दिल में तीर आ गए, दिल में तीर आ गए हैं? दिल भाई। की ख्वाहिश टूटी हुई है, शादी की ख्वाहिश क्या हो गया आपको? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना की ख्वाहिश टूटी हुई है? ऐसा अच्छा आप आप ये बताइए, ब्रेक आप में बताइए। एक्सप्लेन कीजिएगा। मेरा जो सवाल था, लेट मी आस्क माय क्वेश्चन। साल 2023 का तो पूछ लेना। 2023 में देख रहे हैं कि नहीं शादी हिना की? देखें अभी शादी से रिलेटेड जो है ना मामला, तो कहते हैं रोग लगना, कोई किसी बात का दिल टूटना, आई एम अपसेट, मुझे कोई रोग लगा हुआ है। तो इस तरह की जो भी रिलेशन से मुतल्लिक मामला नजर आते हैं, तब्दीली है, बड़ा फैसला किया हुआ है शादी से मुतल्लिक, क्या करना है क्या नहीं जी। करना, तो इस तरह की सिचुएशन आपकी शादी से दाऊद जी, मेरी शादी छोड़े, इसको इंटरेस्ट है, कोई जानना नहीं चाहता मेरी शादी कब होगी। अब आप मीरा ये जी बिना बताएं, चली जाना। मीरा जी की शादी होगी, असली शादी कब होगी, कब लोग देखेंगे? क्या इज शी गोइंग टू गेट मैरिड? कोई आपको नजर आ रहा है फ्यूचर में कि मीरा जी अनाउंस कर देंगी कि ऑफिशियल उनकी शादी हो रही है? मीरा की शादी को check मीरा कर की लें। शादी कब होगी? पहले ये ना चेक कर ले कि क्या मीरा की शादी हो गई है। मेरा तो ख्याल है टॉपिक चेंज करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है टॉपिक मैं आपके साथ हूं, मैं आप आपके अपना साथ बहुत सवाल कर लें जो आप पूछना ये चाह रहे मीरा हैं। जी वाला ही सवाल ये है। सवाल था। ओके, टॉपिक चेंज करते हैं जी। प्लीज, ठीक है, क्योंकि मौजूद खान साहब, जी जी सियासी मामलात हमने डिस्कस कर लिए, महंगाई हमने डिस्कस कर ली, हमारे ताल्लुकात, खारजा ताल्लुकात जो हैं वो कैसे रहेंगे पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ, और या फिर जिस तरह हम IMF प्रोग्राम की तरफ बहुत देख रहे हैं, फिर हमारे कुछ दोस्त नाराज़ हैं हमसे, क्या उनसे हमें कोई इमदाद मिलेगी या अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे? बिलावल साहब भी जिसकी बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखें, जो पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन है वो बर्थ, उसमें जिस वक्त जो ट्रांजिट में जुपिटर और राहु इस वक्त ट्रांजिट करेंगे तो 9th हाउस में आएंगे। तो ये बेसिकली ताल्लुकात का ही साल है। हमें कोलैबोरेशंस मिलेंगी, हमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई सपोर्ट मिल सकती है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ। जिस तरह का हमने देखा ना कि पिछला जो टाइम था वो हमारी सपोर्ट नहीं रही जो पीछे होती थी, तो हम गिरते गिरते बिल्कुल नीचे आए। लेकिन ये जो 2023 है ये हमें सपोर्ट का साल है, और कहीं ना कहीं किसी असिस्टेंस मिल जाएगी, और असिस्टेंस की वजह से हम उस क्राइसिस में से निकल आएंगे। मतलब बेहतरी। हाँ, दूसरी बात ये है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। हाँ जी, पाकिस्तान आई थिंक दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें अवाम मुल्क गरीब है लेकिन अवाम बहुत अमीर है। तो आई थिंक ऐसे मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करते। जब भी हम डिफ़ॉल्ट के करीब आएंगे तो असिस्टेंस एंड फेवर की वजह से हम उसमें से निकल आएंगे, तो इसलिए ठीक हमें फेवर्स होंगी। तो ये साल ताल्लुकात के लिए, मीडिया के लिए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस से हमारे लिए ये अच्छा होगा। क्योंकि मरकरी जो है उसको जुपिटर की ट्रायन आएगी विद राहु, तो प्लानिटरी कंडीशन अच्छी होने की वजह से मीडिया भी अच्छा होगा, ठीक है। स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, लिंक्स हमारे अच्छे बनेंगे, खारजा पॉलिसी हमारी बेहतर हो जाएगी, और कोलैबोरेशंस और नई असिस्टेंस की वजह से पाकिस्तान दोबारा खड़ा हो जाएगा। हो वैसे जाएगा। ये बात तो अक्सर डिस्कस की जाती है ना कि पूरी दुनिया में जी। हुकूमतें अमीर होती हैं और अवाम गरीब। हाँ, ये पाकिस्तान दुनिया तो का वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान का अवाम थोड़ा उलट opposite सीन है, scene है। ऑपोजिट सीन है, और कि हुकूमतें गरीब होती हैं और अवाम जो है वो अमीर है। तो वो असिस्टेंस जो है वो फिर अवाम की तरफ से मिल जाएगी। अल्लाह ना करे कि हम कभी इसीलिए अगर आप देखें ना कि कोई भी खुदा न खास्ता जब क्राइसिस या कैटास्ट्रॉफी आती है पाकिस्तान में, तो अवाम उसको उठाकर इतना हाईलाइट करके वो सारी क्राइसिस को दबा देते हैं। जी डोनेशंस बहुत आती हैं, पैसा वो अवाम ही देती है ना। जी 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 जी। तो इसलिए अवाम का जो एक एडवांटेज है वो पाकिस्तान को हमेशा रहेगा। अच्छा मौजूद खान साहब, ये बताइएगा कि सितारे क्या कहते हैं, मतलब डिफरेंट स्टार्स के बारे में बताएं। स्टार्ट हम करते हैं जी कैप्रिकॉर्न से, कैसा रहेगा ये पहले कैप्रिकॉर्न? सुन लें, ये जो लोग सितारे बोलते हैं ना, ये तो एस्ट्रोलॉजिकली टोटली गलत कंसेप्ट है। अच्छा, इसीलिए प्लैनेट्स हैं। सितारा होता है जो एक जगह पर टिका रहे, सियारे हैं ये। दैट्स प्लैनेट्स, इसलिए प्लानिटरी कंडीशन हम कहते ठीक है। हैं। ये होता है सितारों के हाल जी। या सितारों को जाना, हाँ ये जी। कोई बात ही नहीं है, दैट इज रॉन्ग परसेप्शन, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो इसको सियारों का हाल इसको सियारों का हाल हाँ, कहेंगे? कहने इसलिए अगर नहीं कह सकते तो प्लैनेट्स कह लें।
प्लैनेट्स क्या देखिए कहते हैं? सन इज स्टेशनरी स्टार है जी। मून, मार्स, वीनस, मर्करी, सैटर्न, जुपिटर मूवमेंट में रहते हैं, दैट इज प्लैनेट्स, तो इसलिए उसे कहते हैं। तो जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे साइंस होते हैं, क्या उनका नहीं, उसलिए कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये साल जो है ये ठीक रहेगा, लेकिन है। जब भी आप भी कैप्रिकॉर्न है और फर्स्ट जमील भी कैप्रिकॉर्न और मैं 1 जनवरी हूँ, अरे वाह, तीन अरे कैप्रिकॉर्न्स हो 3 गए। कैप्रिकॉर्न्स बैठे हैं जी, तो कैसा रहेगा? तो इसलिए ये कि जो प्लानिटरी कंडीशन है ना, एरीज में राहु ट्रांजिट करेगा अप्रैल के बाद और स्पेशली जुलाई में, तो इसलिए मुझे ये बात यह है कि जो कैप्रिकॉर्नियन है इनके लिए जुलाई के बाद का टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए वो जो कैप्रिकॉर्नियंस शादी करना चाहते हैं, जिनके शादी के ख्यालात हैं, ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम बिजनेस में आ जाएं या बंधन में आ जाएं, उनके लिए साल अच्छा नहीं है। जुलाई से पहले है। हाँ, जुलाई से पहले, मगर बाद में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो हमें उस तरफ तो नहीं अभी जाना। अवॉइड करें। अभी अगर अवॉइड शादी करना का चाहिए। सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, अगर बिजनेस का सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, तो अवॉइड करें, क्योंकि जुलाई के बाद कोई प्लेजेंट चेंजेस नहीं आने वाली। और इसलिए एक बात और कि कैप्रिकॉर्नियन का लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न कभी भी बिजनेस का लॉर्ड नहीं होता, सर्विसेज का लॉर्ड होता है और ट्रेड का लॉर्ड होता है। बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट। बिजनेस होता है जब आप अपना पैसा लगाकर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन करते हैं, ये बिजनेस है। जी 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 व्हेन यू आर इन कॉरेस्पॉन्डेंस, व्हेन यू आर इन ट्रेड, व्हेन यू आर इन मीडिया, जी। इट्स कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ट्रेड है, सर्विसेज हैं, ये कर सकते हैं। बिजनेस कभी नहीं कैप्रिकॉर्न ने किया, अच्छा। और कभी भी कैप्रिकॉर्नियन बिजनेसमैन नहीं होते। जो प्लॉट्स, जमीन है, इनकी जो खरीदो फरोख्त है, दैट इज ट्रेड, नॉट बिजनेस। Okay. लोग कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की trade. ट्रेड होती है, बिजनेस नहीं होता। तो Business सर्विसेज में होटल्स वगैरह आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, ये सर्विस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर वो बंदा होता है जो आप जिनसे अपनी सर्विसेज देकर उसके अगेंस्ट आप चार्ज करते हैं, दैट इज सर्विसेज। तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हाँ, हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एरीज के बारे में बताइए। एरीज कौन का है? जनरली अच्छा, पूछ रही हूँ okay. स्टार्स वो कौन एरीज तो है? पहले तो पिछले 8-10 महीनों से बहुत ही फंसे हुए थे, ठीक है। और ये जो ये साल है ये भी उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। इनके आगे जाकर चीज़ें ठीक क्विकली होंगी। सबका ना पूछ ले। सबका पूछे, सबसे लियोस मैं का आपको बताता जी, हूँ जो सबसे बेस्ट रहेंगे ना, जी। लियोस, सेजिटेरियस, अच्छा और कहीं ना कहीं जाकर एरीज लेटर में, अच्छा। ये 3 अल्टीमेट साइंस होंगे जो 2023 में अल्टीमेट गेन्स लेंगे। लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। बाकी सारे ना ही बाकी समझे? सारे वास्ते ना ही है। ये तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। उसकी वजह ये है ना कि जब आप आते हैं, देखिए मार्स का घर है ये, जी। एरीज में जब भी ट्रांजिट करेगा तो मार्स का घर, मार्स के 2 घर होते हैं, स्कॉर्पियो एंड एरीज, और ये 2 प्लैनेट्स ऐसे, 2 घर ऐसे हैं जो 1 to 8 जितना भी सारा सर्कल है उसको मैनेज करते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिल्कुल सही। इनको मैनेज। ठीक अच्छा, आपने हो गया। मीडिया की बात की कि मीडिया के लिए भी बड़ा अच्छा साल ये रहेगा, तो मैं दाऊद साहब आपकी तरफ आऊँगा। मैं हमारा जो शो है ना सुनो पाकिस्तान, ये हम 4थे नंबर तक आ गए हैं और अभी हमें 1 महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो साल 2023 हमारे शो के लिए और चैनल के लिए कैसा रहेगा? देखें, अगर आप अपने इस शो की बात करते हैं या इस चैनल की बात करते हैं, तो मैं आपके चैनल का जो फ्यूचर है 2023 के बाद अगस्त में बहुत अच्छा, और 2024 बहुत कमाल का। आप लोगों को कम्पीट करता हुआ बहुत कम चैनल नजर अरे आए, आई वाह, थिंक वाह, फर्स्ट या वाह। सेकंड। आप ये अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो सुनो उसका 8 नंबर बनता है, और ठीक है। 8 नंबर हम जब 2024 की बात करते हैं उसको मुफरद में भी अगर हम देखें तो उसका 8 नंबर बनता है। तो ये चीज़ें इसी चैनल की प्रिडिक्शन है, इंशाल्लाह 2024 में हम देखेंगे यही बात होगी कि आप लोगों का चैनल किस पीक के साथ आगे वाओ, तरक्की की तरफ जबरदस्त जाएगा। जबरदस्त। आप भी कुछ ऐड करना हाँ, चाह रहे हैं? मैं करना चाहता हूँ। देखिए सुनो टीवी, व्हेन यू से सुनो, सुनो का जो एस है, एस इज एक्वेरियस इन कैप्रिकॉर्न। ठीक है। इस वक्त सैटर्न अपने घर में मौजूद है जहाँ पर आपने ये चैनल लॉन्च किया था, और जब भी सैटर्न इन एक्वेरियस होता है तो दैट इज द साइन ऑफ मीडिया, जिसे वो जो आपने देखते हैं कि एक्वेरियस के नीचे वाटरी साइन है, बेसिकली वाटरी साइन नहीं, वो नॉलेज का साइन होता है। Okay. तो आई थिंक ये जो 2022 है जहाँ पर आपने ये स्टार्ट लिया है, दैट इज द सॉलिड बिगिनिंग, और यहाँ से फिर ये सॉलिडिटी के साथ आगे चलता रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला। अपनी मैनेजमेंट को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। बड़ा proper time था, कहते हैं बड़ी proper time पर ये आपने खेला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए अब कितने अच्छे साइंस हैं ये। साल 2023 में ये फ्लाइट जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगी, और उड़ क्या पड़ी है। मतलब? हम उड़ रहे हैं ऑलरेडी, वी आर फ्लाइंग। अभी हम वी आर फ्लाइंग, टेक ऑफ हम कर चुके हैं। लेकिन हम अच्छा, take off। उड़ने के बाद हम एक पोजीशन पे नहीं आए ना।
तो जब पोजीशन पे आ जाएंगे तब हम फिर स्टेबिलिटी हमें नजर आएगी। बट थैंक यू बिल्कुल। सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि स्टेबिलिटी हमें नजर आए, और जिस तरह से आप दोनों ने कहा कि मीडिया के लिए अच्छा साल रहेगा, तो हम दुआ करते हैं कि हमारे चैनल सुनो टीवी के लिए भी आने वाले जो साल है वो बहुत बेहतरीन रहे। इसी दुआ के साथ लेते हैं ब्रेक। बिल्कुल। आप दोनों का दाऊद बहुत साहब, बहुत शुक्रिया। मौज़म खान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। God bless। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के हाजिर बाद होंगे। वापस आएंगे और हमारे Junior साथ जूनियर analyst एनालिस्ट होंगे। होंगे ताहा एंड हादिया। बच्चों के लिए क्या पैगामात है साल 2023 के, 2022 में उन्होंने क्या गलतियां की और वो गलतियां 2023 खोया, में नहीं क्या दोहरानी, पाया। क्या खोया क्या पाया, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं। लेते हैं एक ब्रेक और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। इस वक्त हमें बहुत खास नन्हे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। अगर इनको जूनियर एनालिस्ट कहें तो गलत ना होगा। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, माशाल्लाह से पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, थिएटर भी करते हैं। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात की जाए, डिबेट्स, थिएटर, कराटे, सिंगिंग एंड व्हाट नॉट, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं बहुत ही टैलेंटेड बच्चों से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुदा, हादिया एंड ताहा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल ठीक। अगर ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान के छोटे चमकते दमकते सितारे हैं और जूनियर एनालिस्ट हैं, तो गलत ना इनकी होगा। नज़र में अब हम ये तज्जिया लेंगे जनाब कि साल 2022 कैसा रहा और साल 2023 कैसा होगा। जी हादिया, से। आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नए साल का आगाज़ 2023 का बहुत जल्द होने वाला है और सारे बहुत खुश हैं, और ये एक ऐसी खुशी है जो कि पूरी दुनिया में एक साथ मनाई जाती है। तो खुशियों को मनाने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि हमने 2022 में जितनी भी खुशियाँ देखी हैं, ऐसी मज़ीद खुशियाँ हमें 2023 में भी देखने को मिलें, और जितने भी आमीन। गम सहे अल्लाह हमें उन पर सब्र अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान ने 2023 में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, और चूंकि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो ये एक यूजुअल बात है कि पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल को दरगुज़ेर करता है। सबसे मैं अपने न्यू ईयर की जब बात करते हैं तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की भी हमेशा बात होती है। तो रेजोल्यूशन असल में इसलिए लिया जाता है कि जो लोग होते हैं वो अपने आप पे रिफ्लेक्ट करते हैं और कहते हैं कि अगले साल में हम क्या अहद और हम अपने आप से क्या वादा करेंगे कि जो गलतियां हमने पहले रिपीट की हैं वो हम दोबारा ना रिपीट कर सकें। एब्सोल्युटली। तो जो मैं अपनी रेजोल्यूशंस के बारे में ही बात करूंगी, लेकिन मैं ये भी बताऊंगी कि किन प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने ये रेजोल्यूशन लेना चूज़ किया। ओके, श्योर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जैसे कि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया पे असरअंदाज हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल्स राइज हो रहे हैं। ये दरअसल ग्रीन हाउस गैसेज और पोल्यूशन की वजह से होते हैं, जो कि ओजोन लेयर को तबाह कर देते हैं। तो एक अगर मेरी जनरेशन की बात की जाए तो एक लड़की जिसको मैं कहूँगी ग्रेटा थनबर्ग, she was just 15 when she started the campaign against the climate change. तो उन्होंने UN तक भी बात की। वो एक एक्टिविस्ट थी, वो एक यंग एक्टिविस्ट थी। उन्होंने लोगों के अंदर अवेयरनेस रेज करने के लिए उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की। तो और रिसेंटली क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे फ्लड्स आए, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों को फूड शॉर्टेज। बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत अच्छी आपकी रेजोल्यूशन है। क्लाइमेट चेंज पे बात करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि टाइम कम है तो हम ताहा और हुदा से भी बात करना चाहेंगे। ताहा, आपके ख्याल में साल 2022 कैसा रहा और 2023 कैसा होना चाहिए? आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले जो मेरे सुनो टीवी की व्यूज़ हैं उनको 2023 की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि हम 2023 की खुशियां मना रहे हैं, वैसे हमने 2022 में कुछ गलतियां भी की हैं। जैसे लास्ट 2 ईयर से हम पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, तो उसमें हम कोविड में हमारी जो चिल्ड्रन की हेल्थ और जो पढ़ाई है उसका बहुत लॉस हुआ। जो अब हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपनी पूरी मेहनत लगा दें पढ़ाई में कि हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। और अल्लाह ने हमें ये भी दिया है कि हम फर्स्ट मुस्लिम न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लाहौर इस वक्त पोल्यूशन में नंबर 1 आ रहा। ऐसा क्यों है? ये जो फैक्ट्रीज़ हैं इनका इतना जो फ्यूल्स का स्मोक और गंद, और जो हर बंदा अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। बिल्कुल सही। हुदा की तरफ चलते हैं। तो मैं नए साल आने पर बहुत खुश हूँ। 2023 में
मैंने एक टारगेट भी बनाया अपना, जितना मैंने पिछले साल में किया था उससे ज़्यादा मैं अपने माँ बाप और अपनी टीचर्स की बात मानूंगी। अपना टारगेट हाई करूंगी ज़्यादा। जबरदस्त, क्यूट। मैं चाहती हूँ कि हम अपने घर के साथ साथ, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सफाई निस्फ ईमान है, हमें अपने घर के साथ साथ अपने मोहल्ले और अपने बाहर की सबकी भी सफाई करनी चाहिए। ओके, जबरदस्त, जबरदस्त, हादिया और ताहा से जाते जाते आपने बहुत अच्छी अभी भी बातें की और हमारा दिल नहीं चाह रहा कि हम इस डिस्कशन को यहाँ पर स्टॉप करें, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम कम है। हम आपको दोबारा अपने शो में भी बुलाएंगे। अभी जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे देखने वालों को, बिकॉज यू गाइस आर जूनियर एनालिस्ट, इतना इनक्रेडिबल सब कुछ आप लोग कर लेते हो माशाल्लाह से, पढ़ाई में भी इतने अच्छे हो, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी आप लोगों ने बनाई हुई हैं, तो क्विकली क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जो मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है इस साल के वो ये हैं कि प्लांटिंग मोर ट्रीज, यूजिंग द 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल बहुत ज्यादा करें। वेरी गुड। कार अपनी जाने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा यूज करें। मुझे पता है प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमें अपने मुल्क के लिए, अपनी इन्वायरमेंट के लिए थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस तो देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं अपने व्यूज को मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लास्टिक बैग को छोड़ के हम पेपर या क्लॉथ बैग यूज करें। इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। एंड हुदा, व्हाट्स योर मैसेज? मैं चाहती हूँ कि जो हमारे सियासतदान हैं वो अपनी लड़ाइयाँ छोड़ के हमारे मुल्क को साफ, ताकि हमारा मुल्क और भी अच्छा हो और हम खुशी खुशी 2023 बना सकें। जबरदस्त, जबरदस्त। नाज़रीन, इन बच्चों को बुलाने का मकसद ये था कि हम जब इस शो में बड़ी हमने बातें की, साल 2022 कैसा रहा, 23 कैसा होना चाहिए, बड़ी उम्मीदें हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, गलतियां नहीं दोहराएंगे, मुआफ़ी देंगे एक दूसरे को, और ये सारी बातों के साथ साथ वो बच्चे जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, उनके ख्यालात इसमें शामिल करना बहुत जरूरी था। आप देखिए कितना बड़ा चेंज है हिना ये कि आज का बच्चा क्या सोच रहा है माहौल के बारे में। आज का बच्चा सोच रहा है कि प्लांट ज्यादा होने चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होना चाहिए, पोल्यूशन कम होना चाहिए। आपकी सेहत अच्छी होने के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी आबो हवा में सांस लें। तो अब लाहौर नंबर 1 है पोल्यूशन में, तो इस मैसेज को इंक्लूड करना भी बहुत जरूरी है। और बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, अभी तो हमने इनसे थोड़ी सी बातें। मैं बस एक लास्ट कहना चाहूंगी कि ये तो मेरे अपने पर्सनल रेजोल्यूशंस थे ना, जो कम्युनिटी लेवल पे एक ये रेजोल्यूशन होना चाहिए जो बाबा कौम कायदे आज़म ने कहा था, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, उसको नहीं छोड़ना चाहिए हमें, उसको। बहुत खूबसूरत बात। हादिया, आप सिंगिंग भी करते हो और यू सिंग रियली वेल, तो कुछ हमें गाकर जल्दी से गुनगुना कर मिली नगमा, एनीथिंग? अच्छा, मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मुहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं, ऐसे खिज़ां से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पे निसार कर दूं, खिज़ां से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पे निसार, बाहर तुझ पे निसार कर दूं। वाह वाह वाह, खूबसूरत। थैंक यू सो मच हुदा, हादिया एंड ताहा, एंड गुड लक फॉर 2023। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले साल। लंबा इंतजार नहीं है, सिर्फ सैटरडे संडे, अगले साल मुलाकात होगी। चूंकि मंडे को नया साल का आगाज हो चुका होगा, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले साल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फीडबैक मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।